हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मैराथन सेशन के अंदर। इस मैराथन सेशन में हम लॉजिकल रीजनिंग में आने वाली सभी फैलेसीज एक शॉट में समझने वाले हैं। फॉर्मल फैलेसीज और इनफॉर्मल फैलेसीज, ये दोनों ही तरह की फैलेसीज हम इस एक ही क्लास में समझने वाले हैं। इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो अभी आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कोर्स में आपको जून 2025 और दिसंबर 2025 दोनों के ही कोर्स अलग अलग वैलिडिटी के साथ अवेलेबल होंगे। कोर्स में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस भी होंगी और अगर कुछ क्लासेस आपकी अभी तक छूट गई हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। और इन जनरल क्लास के बाद मैं सभी डाउट्स क्लियर करता हूँ। उसके अलावा भी अगर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। ना कि सिर्फ सॉल्यूशंस, एक अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर होता है जिससे आपको ये इंसाइट मिले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं और इन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से अप्रोच करना है। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे वीकली बेसिस पे टेस्ट भी लिए जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी एक साथ एक ही जगह पर हो जाए तो अभी चेकआउट करने पे आपको फ्लैट 50% का ऑफर भी दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स के पेपर में भी आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी। डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, कोर्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएगी। वीकली बेसिस पर टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में आज के समय में काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल पोर्शन को भी थॉरली यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए अब हमारे मैथड सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको फैलेसीज वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फैलेसीज की। फैलेसीज क्या चीज होती है? अ फैलेसी इज एन आर्ग्यूमेंट a fallacy in an argument is a flaw in the reasoning that undermines the argument's logical validity। यानी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जहां से कंक्लूजन जो है वो फॉल्स निकल रहा हो, फॉल्स कंक्लूजन वाला आर्ग्यूमेंट, वो होती है फैलेसी। अब इसमें कुछ तो होती है फॉर्मल फैलेसीज और कुछ होती है इनफॉर्मल फैलेसीज। तो अब ये फॉर्मल फैलेसीज और इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती है? फॉर्मल फैलेसीज वो होती है जहां पे आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो, और इनफॉर्मल फैलेसीज वो होती है जहां पे आर्ग्यूमेंट के कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम हो। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे फॉर्मल फैलेसीज की। अब फॉर्मल फैलेसीज क्या है? जैसा मैंने बताया, लॉजिकल रिलेशनशिप डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप में क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट से रिलेशनशिप होती है। अब यहाँ पे फॉर्मल फैलेसीज में एरर किस में रहता है? रीजनिंग में। दैट अकर ड्यू टू फ्लॉज इन द स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। So these types of fallacies are characterized by invalid deductive reasoning. इनवैलिड डिडक्टिव रीजनिंग। अब यहाँ पे चीज ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में एक डिफरेंस ये होता है कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में हमने सिलोजिज्म पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करिए प्रॉपर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि फॉर्मल फैलेसीज में ना स्ट्रक्चर में एरर रहता है, तो ये फॉर्मल फैलेसीज किससे रिलेट करेंगी? उसी से करेंगी जिसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर किसमें होता है? डिडक्टिव रीजनिंग में। तो फॉर्मल फैलेसीज किससे रिलेट करेंगी? डिडक्टिव रीजनिंग से। आई बात समझ में? चलो, अब देखो ये फैलेसीज के एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए, एक फैलेसी होती है डिनाइंग द एंटीसीडेंट। इसको हम बोलते हैं मॉडस टॉलेंस फैलेसी। अब ये किस तरह की फैलेसी होती है? देखो, इफ आई एम इन दिल्ली देन आई एम इन इंडिया। अगर मैं दिल्ली में हूं मतलब कि मैं इंडिया में हूं, बट आई एम नॉट इन दिल्ली, देयरफॉर आई एम नॉट इन इंडिया। तो इसका मतलब अगर मैं दिल्ली में नहीं हूं तो इंडिया में भी नहीं। तो ये क्या है?
देखो ये है डिनाइंग द एंटीसीडेंट। अब इस हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कौन सा, जिसमें इफ एंड देन वाली बात होती है, इस हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में ये जो पहले वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और ये क्या होता है? ये होता है कॉन्सिक्वेंस। ये होता है कॉन्सिक्वेंस। तो हम इसको ऐसे नाम दे देते हैं, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट, जो कि कंक्लूजन निकाला जा रहा है वहां पे। तो यहाँ पे क्या बताया भाई कि हमने कहा कि मैं दिल्ली में नहीं हूं, हमने कहा कि मैं दिल्ली में नहीं हूं, इसलिए कंक्लूजन निकाल दिया कि आई एम नॉट इन इंडिया। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो निकाला जा रहा है वो एंटीसीडेंट को डिनाई करके निकाला जा रहा है। ये जो कंक्लूजन निकाला जा रहा है, ये कैसे निकाला जा रहा है? एंटीसीडेंट को डिनाई करके निकाला जा रहा है, इसलिए इस फैलेसी का क्या नाम है? डिनाइंग द एंटीसीडेंट। और इसका दूसरा नाम है मॉडस टॉलेंस फैलेसी। ठीक है, तो ये आई समझ में, डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। अब ये उसका उल्टा है। इसमें देखो इसके दो नाम भी होते हैं, कन्वर्स एरर या फैलेसी ऑफ द कन्वर्स भी बोलते हैं इसको। इसमें किस तरह का आर्ग्यूमेंट होता है, किस तरह की फैलेसी होती है? इफ वी आर ऑन वीनस देन वी आर इन द सोलर सिस्टम। अगर हम वीनस पर हैं तो सोलर सिस्टम पर हैं, ठीक है भाई। फिर हमने बोला कि वी आर इन द सोलर सिस्टम, इसका मतलब क्या है? हम वीनस पर हैं। अब ये चीज भी गलत है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट कौन सा है? देन के बाद वाला। अब ये जो कॉन्सिक्वेंट है उसको हमने कंफर्म किया, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, यानी हम कह रहे हैं कि हाँ कॉन्सिक्वेंट सही है, ये बात सही है। उसकी वजह से यहाँ पे हमने एक फैलेशियस कंक्लूजन निकाला है, तो इसलिए इस फैलेसी को हम देते हैं नाम अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट को अफर्म करके, सही बता के जो फैलेसी आ रही है उसका क्या नाम है? अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। फिर नेक्स्ट फैलेसी देखो। नेक्स्ट फैलेसी को देखने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो चीज हमने पढ़ी थी उसका एक फटाफट से ना डीकैप ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा क्रॉस एज यूजुअल। अब चारों कोनों पे बिठा देते हैं लोगों को, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, और आके बैठ जाइयो। तो देखो अब ये जो ए टाइप के सेंटेंस होते हैं, इनमें कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है? इसमें होता है सब्जेक्ट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ई टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? उनमें सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई टाइप के सेंटेंस, अब देखो ये ई के उल्टे होते हैं, ई का एक कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो अगर ई के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड? यहाँ पे हो जाएगा नन, कुछ भी नहीं हैगा, कुछ भी नहीं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ओ टाइप के सेंटेंस में कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? अगर ए के अंदर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन होगा? इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। ये फटाफट से रिकैप मिल गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट फैलेसी है फैलेसी ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, यानी मिडल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। रूल क्या कहता है? देखो द रूल सेज दैट मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस इन द प्रीमाइसेस, यानी जो दो प्रीमाइसेस हैं उनमें एटलीस्ट एक बार मिडल टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी लॉजिकल फैलेसी इन द कंक्लूजन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फैलेसी रह जाएगी। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, बैट्स हैव विंग्स, देयरफॉर बैट्स आर बर्ड्स। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मिडल टर्म को आइडेंटिफाई करो। मिडल टर्म कौन सी है? ये विंग्स, विंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलरली किस तरह का सेंटेंस है? ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है? ए टाइप का सेंटेंस है ना, ए टाइप के सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड कौन होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बर्ड, बर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर बैट्स हैव विंग्स। अब ये जो बैट्स हैव विंग्स, यहाँ पे कौन सा काम आ रहा है? एक हमने सिंगुलर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ पे बैठाया है, बैट्स हैव विंग्स। तो इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको, ऑल बैट्स हैव विंग्स,
है ना। तो ये ए टाइप का सेंटेंस है अगेन, और ए टाइप सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड कौन होगा, बैट होगा, है ना। सब्जेक्ट जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देयरफॉर बैट्स आर बर्ड्स। तो यानी कि अब इन दोनों प्रीमाइसेस में ये जो विंग्स है मिडिल टर्म एक भी बार डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए हमारा जो कंक्लूजन निकल रहा है वो भी गलत है। देखिए ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सभी चिड़िया के पर होते हैं, बैट्स हैव विंग्स, अब बैट मतलब चमगादड़ जो है उसके भी पंख होते हैं, देयरफॉर बैट्स आर बर्ड, ये गलत हो गया। बैट्स क्या होते हैं, बैट्स मैमल्स होते हैं, बर्ड्स तो होते नहीं है, करेक्ट। और बैट्स एक इकलौते मैमल्स भी होते हैं जिनके विंग्स हो, तो यहाँ पे कंक्लूजन हमारा क्या है, गलत आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर एंड इलिसिट मेजर। अब देखो वैसे ये दो अलग अलग फैलेसीज हैं, हम इनको साथ में समझेंगे, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर एंड फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। इसका क्या मतलब है, देखो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर माइनर टर्म या मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें कंक्लूजन में, तो ये प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसेस एज वेल। अगर किसी प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मेजर टर्म मेजर प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। अगर माइनर टर्म माइनर प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, करेक्ट। अब देखो इसके एग्जांपल, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। अब पहले आर्गुमेंट पढ़ते हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, नो कैट्स आर डॉग्स, देयरफॉर नो कैट्स आर एनिमल्स, ठीक है। अब एग्जांपल किसका है, इलिसिट मेजर। तो मेजर प्रीमाइस कौन सा है, मेजर प्रीमाइस है ऊपर वाला, जो पहले आता है वो मेजर प्रीमाइस, करेक्ट। अब देखो ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, क्या बताया जा रहा है, ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, डिस्ट्रीब्यूटेड तो डॉग्स है ना, ए टाइप का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डॉग्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एनिमल्स नहीं है। एनिमल्स क्या है, हमारी मेजर टर्म। अब कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन क्या है, नो कैट्स आर एनिमल्स। अब कंक्लूजन के अंदर कैट्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनिमल्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमारी मेजर टर्म है कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर मेजर में क्यों नहीं है भाई। अगर मेजर प्रीमाइस में मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तभी मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, अदरवाइज इट इज अ फैलेसी। फिर बात करते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर की। अब फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर में देखो, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर मैमल्स, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। अब यहाँ पे माइनर प्रीमाइस देखो, ये दूसरा वाला, सम डॉग्स आर मैमल्स, माइनर टर्म कौन सी है, डॉग्स, माइनर टर्म कौन सी है, डॉग्स, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और कंक्लूजन देखो, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, अब यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। स्क्रीन ब्लर आ रही है, एक सेकेंड, सभी के ब्लर आ रही है क्या, अच्छा वेट अ मिनट। हो गई क्लियर, चलो ठीक है। देखो फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर में हमने क्या बात करी कि माइनर टर्म प्रीमाइस के अंदर क्या है, पर्टिकुलर है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, तो दिस इज अ फैलेसी।
fallacy of illicit minor. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है द एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में क्या है, देखो रूल क्या कहता है, द रूल सेज दैट इफ बोथ द प्रीमाइसेस आर यूनिवर्सल देन कंक्लूजन मस्ट बी यूनिवर्सल। मतलब अगर दोनों प्रीमाइस यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होना चाहिए। अब एग्जांपल देखो, नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल। अच्छा पहले मैं बता दूं यूनिवर्सल कौन से होते हैं, ए टाइप के और ई टाइप के सेंटेंस, मतलब ऑल और नो वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। पर्टिकुलर कौन से होते हैं, आई और ओ वाले, यानी सम और सम नॉट वाले वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। अब देखो तो प्रीमाइस 1 है नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रीमाइस 2 है ऑल हाउस होल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, देयरफॉर कंक्लूजन क्या आ गया, सम यूनिकॉर्न्स आर नॉट हाउसहोल्ड पेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती क्या है, ये भी यूनिवर्सल है, प्रीमाइस 1 यूनिवर्सल, प्रीमाइस 2 यूनिवर्सल, तो कंक्लूजन पर्टिकुलर क्यों आ गया, ये हो गई फैलेसी। ठीक है, ये हो गई फैलेसी। इसी तरीके से देखो द फैलेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, यानी कि अगर दोनों ही प्रीमाइस पर्टिकुलर हो जाएं, ये प्रीमाइस क्या है, पर्टिकुलर, ये प्रीमाइस क्या है, ये भी पर्टिकुलर, तो कंक्लूजन जो आएगा वो गलत ही आएगा, वो सही आ ही नहीं सकता। देखो रूल क्या कहता है, एटलीस्ट वन प्रीमाइस मस्ट बी यूनिवर्सल, दोनों में से एटलीस्ट एक प्रीमाइस यूनिवर्सल होना चाहिए, तभी जाके कोई कंक्लूजन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, इसको हम बोलते हैं एक और नाम है ऑल्सो नोन एज फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइसेस। एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस को फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइसेस भी बोलते हैं। अब ये रूल क्या कहता है, द रूल सेज दैट इफ बोथ प्रीमाइसेस आर नेगेटिव देन देयर कैन नॉट बी एनी वैलिड कंक्लूजन, यानी दोनों प्रीमाइस अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, दिस इज द रूल। सो एग्जाम्पल देखो, नो कैट्स आर डॉग्स, ठीक है भाई, सम डॉग्स आर नॉट पेट्स, ये भी ठीक है, देयरफॉर सम पेट्स आर नॉट कैट्स, कोई सेंस नहीं बना इसका। ये भी नेगेटिव प्रीमाइस है, ये भी नेगेटिव प्रीमाइस है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आ ही नहीं सकता है, जो भी आएगा गलत ही आएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, इसका एक दूसरा नाम क्या है, क्वाटर्नियो टर्मिनोरम, क्वाटर्नियो टर्मिनोरम। रूल क्या कहता है कि देयर मस्ट बी थ्री टर्म्स ओनली, अदरवाइज कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब देखो एग्जाम्पल, ऑल कैट्स आर फेलाइंस, ऑल डॉग्स आर कैनाइंस, देयरफॉर ऑल कैट्स आर कैनाइंस। ये कैसे हो सकता है भाई, भाई हमने कहा कि कैट्स जो है फेलाइंस है, डॉग्स कैनाइंस है, कंक्लूजन निकाल दिया कैट भी कैनाइंस है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट सही चाहिए हमें तो सिर्फ और सिर्फ तीन टर्म्स ही होनी चाहिए। और फिर लास्ट है फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल। क्या है फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल, इसमें क्या हो रहा है कि मिडल टर्म आ रही है, तीन बार टोटल तीन टर्म से मिडल टर्म आ रही है, लेकिन मिडल टर्म जो है दोनों अलग अलग प्रीमाइस में अलग अलग मीनिंग के साथ आ रही है, वो हो जाता है फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल। मतलब यहाँ पे देखो जैसे ऑल मैन आर रेक्स, अब रेक्स से यहाँ पे मतलब है इमोरल। फिर आता है ऑल रेक्स आर यूजफुल इन द गार्डन, मतलब जो गार्डन टूल होता है रेक्स, ठीक है, जो मिट्टी को पोला करने के काम में आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देयरफॉर ऑल मैन आर यूजफुल इन द गार्डन, लो भाई ये कैसे कंक्लूजन निकाल दिया, तो हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब देखो फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल क्या बोल रहा है कि मिडल टर्म आ रही है, दो बार आ रही है, ठीक है, लेकिन जो दोनों बार आ रही है उसका मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स और फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल। फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स कहती है कि सिर्फ तीन ही टर्म होनी चाहिए, चार टर्म नहीं होनी चाहिए। और फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल क्या कह रही है कि यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो दो बार जो दो बार आ रही है उसका मीनिंग सेम ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मल फैलेसीज।
लेकिन देखो ये फॉर्मल फैलेसीज बहुत सारी है, ठीक है, और इसमें क्या है, एक्चुअल में लॉजिक लगता है, तो सिर्फ इसको समझने से ही याद नहीं हो पाएंगे। तो याद करने का क्या फॉर्मूला है, याद करने का फॉर्मूला है कि हम एक बनाते हैं समरी टेबल, और मैं चाहूंगा कि ये समरी टेबल जो मैं बना रहा हूँ तो साथ के साथ आप भी बनाओ अपनी कॉपी पेन में। इसको बनाओगे तो ये फैलेसीज आपको याद होने लगेंगी, लिखते लिखते ही आधी तो याद हो जाएंगी, उसके बाद 2-3 बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, मेरे साथ में बनानी है आपको कॉपी पे, और मैं तो कहूंगा पेपर इसको ना बेड के पास में रख लो या ऐसे सामने कहीं दीवार पे लगा लो, पढ़ते रहना जिससे आपको याद रहे। देखो फॉर्मल फैलेसीज, अब देखो यहाँ पे 3 चीजें लेंगे हम। पहली चीज लेंगे बेसिस, जिस बेसिस पर हम इस फैलेसी को बना रहे हैं। पहली चीज आई बेसिस। नेक्स्ट, वो जो फैलेसी आ रही है वो, कि फैलेसी कौन सी आ रही है। और लास्ट है, किस रूल को वायलेट करके ये फैलेसी बन रही है। लास्ट हम लिखेंगे रूल, किस रूल को वायलेट करने से ये फैलेसी बन रही है। तो सबसे पहले कौन सी फैलेसी देखी हमने, सबसे पहले देखी थी डिनाइंग द एंटीसीडेंट और अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो इन दोनों फैलेसी में क्या चीजें हैं, देखो बेसिस क्या है कि ये हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कौन सा होता है, इफ एंड देन वाला, इफ एंड देन वाला सिलोजिज्म हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। इसकी फैलेसी का क्या नाम था, फर्स्ट फैलेसी थी डिनाइंग द एंटीसीडेंट, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यानी एंटीसीडेंट को डिनाई करने से जो फैलेसी बनी, दैट इज डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी। इसका दूसरा नाम क्या था, मोडस टॉलेंस, मोडस टॉलेंस फैलेसी। फिर दूसरी फैलेसी कौन सी थी, दूसरी फैलेसी थी अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट यानी कॉन्सिक्वेंट को अफर्म करने से जो फैलेसी है, कॉन्सिक्वेंट को मानने से जो फैलेसी आ रही है वो क्या हो गई, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। इसका दूसरा नाम क्या था, मोडस पोनेंस फैलेसी। क्या ये किसी रूल को वायलेट करने से बनी थी, नहीं भाई, इसमें तो हमने किसी रूल की कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, नेक्स्ट फैलेसी, इसके बाद हमने पढ़ी थी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल और फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर और मेजर, जिसको हमने साथ में पढ़ा था। ये फैलेसी दो अलग अलग होती है लेकिन हमने इसको साथ में ही समझा है। तो ये किसके बेसिस पर है, ये बेसिस पर है डिस्ट्रीब्यूशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर है ये फैलेसीज, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर फैलेसीज है। पहली कौन सी है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। इसमें क्या होता है, रूल क्या कहता है, मिडल टर्म एटलीस्ट एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, middle term must be distributed at least once, at least once, middle term must be distributed at least once। फिर दूसरी फैलेसी कौन सी थी, दूसरी फैलेसी थी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर,
fallacy of illicit major और माइनर। अब रूल क्या कहता है कि मेजर टर्म या माइनर टर्म, मेजर टर्म या माइनर टर्म, if distributed in conclusion, distributed in conclusion, is distributed in conclusion, ऐसा कब हो सकता है? if and only if and only if it is distributed in premises, if and only if it is distributed in premises। अगर प्रेमाइसेस के अंदर मेजर और माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, अदरवाइज वो कंक्लूजन में भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही होगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गए डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। नेक्स्ट आती है जो सेंटेंस हमने देखे थे कि यूनिवर्सल होने चाहिए, यूनिवर्सल के बेसिस पर, यूनिवर्सल या पर्टिकुलर प्रेमाइस या पर्टिकुलर, है ना। बेसिकली ये क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं? क्वांटिटी से, क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं, क्वांटिटी के बेसिस पर बना रहे हैं, है ना। इसमें कौन कौन सी फैलेसी थी? पहली थी द एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, द एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, द एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। इसमें क्या हो रहा था? इसमें ये हो रहा था कि दोनों प्रीमाइस यूनिवर्सल है लेकिन कंक्लूजन पर्टिकुलर था, तो ये रूल को वायलेट कर रहा है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर प्रीमाइस 1 यूनिवर्सल है, प्रीमाइस 2 प्रीमाइस 1 यूनिवर्सल है, प्रीमाइस 2 यूनिवर्सल है, तो कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल ही होना चाहिए। पर्टिकुलर हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगी? फैलेसी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फैलेसी इसमें आती है द फैलेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, द फैलेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। इसमें क्या होता है? देखो क्या होता है कि दोनों ही प्रीमाइस जो हैं वो एक प्रीमाइस यूनिवर्सल होना चाहिए, एटलीस्ट
So we are back, right? All clear? ऑडियो भी सही आ रही है? ठीक है, ओके देन लेट्स कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे द फेलेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रेमाइस की। तो इसमें क्या होता है, फेलेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रेमाइस में क्या रूल क्या है, एटलीस्ट वन प्रेमाइस मस्ट बी यूनिवर्सल। एटलीस्ट वन प्रेमाइस मस्ट बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ठीक है। इसको भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अगर प्रीमाइस वन पर्टिकुलर हो जाएगा और प्रीमाइस टू भी पर्टिकुलर हो जाएगा तो इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, ठीक है। प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू दोनों ही अगर पर्टिकुलर हो जाएंगे तो इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है नेगेटिव प्रीमाइस वाला। किसकी बात करेंगे हम, नेगेटिव प्रीमाइस, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्वालिटी की बात, क्वालिटी की बात कर, है ना, प्रेमाइस के क्वालिटी की बात कर। तो इसमें एक ही तरह की फैलेसी थी, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमाइसेस, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमाइसेस, एक्सक्लूसिव प्रेमाइसेस, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमाइसेस। इसका मतलब रूल क्या कहता है, प्रेमाइस वन अगर नेगेटिव है, प्रेमाइस टू अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। दिस इज द रूल। अगर प्रीमाइस वन नेगेटिव है, प्रीमाइस टू नेगेटिव है तो कंक्लूजन नहीं निकल सकता। दिस इज द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। फिर लास्ट कैटेगरी मिडिल टर्म वाली, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के बेसिस पे कौन कौन सी फैलेसी है, दो फैलेसी है। पहली है फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, ठीक है, कि मिडल टर्म ही चेंज हो जाती है, यहाँ पे कुल मिला के चार टर्म्स हो जाती है। मिडल टर्म दो बार रिपीट होनी चाहिए, वो रिपीट ना होके कोई चौथी टर्म यहाँ पर आ जाती है। और दूसरा फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल, फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल। अब फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स के लिए रूल क्या है, देयर मस्ट बी ओनली थ्री टर्म्स, देयर मस्ट बी ओनली थ्री टर्म्स coming twice in the syllogism, in the whole argument, in the whole argument, ठीक है, इन द होल आर्ग्यूमेंट। दिस इज द रूल फॉर फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। और फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल, इसके लिए रूल क्या है कि मिडल टर्म जो आएगी दोनों बार उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। मिडल टर्म मस्ट हैव सेम मीनिंग, सेम मीनिंग in both the premises, in both the premises, ठीक है। मिडल टर्म मस्ट हैव सेम मीनिंग इन बोथ द प्रीमाइसेस। दिस इज द रूल फॉर फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल।
अब देख लीजिए, ये जो पहले मैंने जितनी भी स्लाइड समझाई थी वो समझ के फिर ये टेबल आपको समझनी है, और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल में कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट में इसको याद करोगे, इजीली याद भी हो जाएगी। 3-4 बार इसको टेबल बना के पढ़ोगे ना तो उसमें याद हो जाएगी। आप बताओ, किसी का कोई डाउट? सुमी जी का सवाल है, अगर मेजर या माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसका उल्टा होना जरूरी है। यानी मेजर और माइनर टर्म मेजर और माइनर टर्म जो है अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इसका उल्टा हो जाए कि प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और कंक्लूजन में पर्टिकुलर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रूल क्या है कि कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी ही चाहिए। फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, देखो फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स तो सबसे इजी है। देखो फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स में क्या हो रहा है, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स का हमने एग्जांपल लिया। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि मिडल टर्म कौन सी है इसके अंदर। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो कोई मिडल टर्म है ही नहीं। मिडल टर्म क्या है, मिसिंग है। अब मिडल टर्म मिसिंग क्यों है? देखो मिडल टर्म दो बार आती है प्रीमाइस के अंदर, है ना, यही हमारी पहचान है, मिडल टर्म दो बार आती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई टर्म ऐसी है ही नहीं जो कि दो बार आ रही हो प्रीमाइस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स आ रही। दिस इज फैलेसी ऑफ फोर टर्म कि हमारे पास रूल कहता है 3 टर्म्स होनी चाहिए जबकि यहाँ पे 4 टर्म्स है। सुम्मी जी, मतलब आप क्या बताने चाह रही, दोनों में क्या मतलब? कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये बात तो सही है। यही है मतलब फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर या फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, पर दोनों में क्या? हाँ, दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर प्रीमाइस में चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग वाली, डिनाइंग द एंटीसीडेंट और अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, इसको देखिए। देखो ये हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का पार्ट है, यानी इफ एंड देन वाले सेंटेंस। इफ एंड देन वाले सेंटेंस में जो इफ के साथ आता है ना उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो देन के बाद आता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, मतलब कि अगर ये होगा तो ये होगा, तो ये पहली वाली कंडीशन है जो कि होनी जरूरी है, उसके बाद ये होगा, ऐसे कोई कंडीशन है। ठीक है, तो जो पहले आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंटीसीडेंट और जो बाद में आ रहा है उसको बोल रहे हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट क्या है? फर्स्ट प्रीमाइस है इफ आई एम इन दिल्ली देन आई एम इन इंडिया। इफ आई एम इन दिल्ली देन आई एम इन इंडिया। फिर प्रीमाइस टू कह रहा है बट आई एम नॉट इन दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली में नहीं हूं। तो कंक्लूजन निकाल लिया देयरफॉर आई एम नॉट इन इंडिया। क्यों भाई, हो सकता है मैं जयपुर में हूं।
जयपुर में हूँगा तभी तो, तब भी इंडिया में हूँगा, है ना भाई। अगर ये पूरी इंडिया है, सब सेट मान लेना, सेट थ्योरी के हिसाब से दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये इंडिया का टोटल एरिया है और इसमें से ये दिल्ली है, तो बाकी एरिया भी तो है। क्या पता मैं कहीं और हूँ, ये देखो ये रहा जयपुर, ठीक है, तो कहीं और हूँ तो भी मैं इंडिया में हूँ। तो यहाँ पे ये फेलिसी क्यों आ रही है, फेलिसी क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो एंटीसीडेंट है ना, मैंने उसको डिनाई किया और कंक्लूजन निकाल दिया। मैंने एंटीसीडेंट को डिनाई किया और कंक्लूजन निकाल दिया, इसलिए फेलिसी आ रही है, राइट। इसलिए इस तरह के आर्गुमेंट को मैं क्या इस तरह की फेलिसी को क्या बोल रहे हैं हम, डिनाइंग द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को डिनाई करने से जो फेलिसी है वो है डिनाइंग द एंटीसीडेंट। इसी तरीके से अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, इसमें क्या हो रहा है, इफ वी आर ऑन वीनस देन वी आर इन द सोलर सिस्टम। ये क्या है, एंटीसीडेंट, ये क्या है, कॉन्सिक्वेंट। अब हमने कॉन्सिक्वेंट को लिया और कॉन्सिक्वेंट को ट्रू बताया, वी आर इन द सोलर सिस्टम, और कंक्लूजन क्या निकाल लिया, देयरफॉर वी आर ऑन वीनस, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट को अफर्म करने की वजह से जो फैलेसी है वो क्या हो गई, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीसीडेंट को डिनाई करने से फैलेसी आई, तो हमने क्या बोला, डिनाइंग द एंटीसीडेंट। और यहाँ पे क्या है, कॉन्सिक्वेंट को अफर्म करने से जो फैलेसी आई वो हो गया अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। बताइए शिवानी जी, आए समझ में। ठीक है, और इसको अच्छे से याद करने के लिए ना 3-4 बार पढ़ना जरूर। जो चार्ट आपने बनाया है उसको ऐसे दीवार के सामने लगा लेना, जहां सोते हो ना बेड के सामने लगा लेना, उठते ही सीधे वही दिखनी चाहिए। एम्बिग्यूअस मिडल, एम्बिग्यूअस मिडल, एम्बिग्यूअस मिडल। अब इसमें देखो, हाँ ये थोड़ी मैं कहूंगा डिफिकल्ट वाली है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो मिडल टर्म आ रही है, आइडेंटिफाई करो मिडल टर्म कौन सी है, रेक्स। प्रीमाइस 1 क्या है, ऑल मैन आर रेक्स। प्रीमाइस 2 है ऑल रेक्स आर यूजफुल इन द गार्डन। यहाँ पे मिडल टर्म की मीनिंग की बात हो रही है। फर्स्ट टर्म में जो रेक्स आ रहा है इसका मतलब है इमोरल, ऑल मैन आर रेक्स मतलब इमोरल है, ऑल मैन आर इमोरल, ये इसका मीनिंग है। मीनिंग पे जाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। और प्रीमाइस 2 कह रहे हैं कि ऑल रेक्स आर यूजफुल इन द गार्डन। अब रेक जो होता है मिट्टी पोला करने का एक गार्डन का टूल भी होता है ना। तो ऑल रेक्स आर यूजफुल इन द गार्डन, ये बात तो सही है, ऑल रेक्स आर यूजफुल इन द गार्डन। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये जो मिडल टर्म है ये रेफर कर रही है एक गार्डन के टूल को, और यहाँ पे जो रेक्स है वो बात कर रही है एक यहाँ पे रेक्स का मतलब है इमोरल, ठीक है। और इन दोनों को मानते हुए बोला कि हाँ ठीक है, प्रीमाइस 1 ठीक है, प्रीमाइस 2 ठीक है, और कंक्लूजन हमने निकाल दिया, देयरफॉर ऑल मेन आर यूजफुल इन द गार्डन। ऑल मैन आर रेक्स, ऑल रेक्स आर यूजफुल इन द गार्डन, यानी कि ऑल मैन आर यूजफुल इन द गार्डन, ये कंक्लूजन निकाल दिया। अब फैलेसी क्या है कि रेक्स जो है वर्ड तो एक ही है, मिडल टर्म 2 बार ही आ रही है, ठीक है, लेकिन 2 बार जो मिडल टर्म आ रही है उन दोनों का मतलब अलग अलग हो गया है यहाँ पे, ये फैलेसी है, ये यहाँ पे फैलेसी है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको उस मिडल टर्म की मीनिंग को समझना पड़ेगा। आए समझ में। अब इसके कुछ कुछ ना क्वेश्चंस लगा लेना साथ में, जिससे कि क्लियर भी हो जाए ये अच्छे से। आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है एग्जाम के अंदर, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीकली क्विज में तो आप मिलेंगे आपको क्वेश्चन, लेकिन वीकली क्विज में थोड़ा सा टाइम है। सर मतलब कंक्लूजन, आगे बताइए। कंक्लूजन इज नॉट डिराइव, कंक्लूजन तक जाना ही क्यों है, पहले ही मिल गया, प्रीमाइस के अंदर ही मिल गया हमें। ये फॉल्ट तो प्रीमाइस के अंदर ही आ गया,
कि 2 बार प्रीमाइस में मिडल टर्म आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सेम मीनिंग के साथ आनी चाहिए। यही तो बता रहे हैं हम। द fallacy of ambiguous middle occur when a term in an argument is used in two different senses. टू डिफरेंट सेंसेस, यानी मिडल टर्म जो 2 बार आ रही है लेकिन अलग अलग सेंसेस में आ रही है, दैट इज fallacy of ambiguous middle। कंक्लूजन भी नहीं निकल सकता इसमें। असल में आप देखोगे तो ये दोनों प्रीमाइस आपस में रिलेटेड ही नहीं है। यहाँ पे आपको प्रीमाइस के मतलब पे जाना पड़ेगा, प्रीमाइस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, उसको देखना पड़ेगा। जनरली हम नहीं देखते हैं, हम स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाते हैं। जैसे बहुत सारी हमने बात करी ना, जैसे कई बार हम इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर काउज, देयरफॉर ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर काउज। इस तरह के हम बनाते हैं सिलोजिज्म के अंदर, तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन फेलिसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल में हम उस मिडल टर्म के मीनिंग की बात कर रहे हैं। और एग्जाम में अब आप सोचोगे कि भाई ये तो फिर हर चीज में हो सकता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 में से आपको आइडेंटिफाई करना है और सेलेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको ये 9 फेलिसीज हो गई टोटल, कि इन 9 में से आइडेंटिफाई करना है, नहीं। एग्जाम में आपको 4 में से ही आइडेंटिफाई करना है, तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा किसी फेलिसी को आइडेंटिफाई करना। इसके क्वेश्चन देखना आप, आपको समझ में आ जाएंगे। और नहीं आए तो फोटो खींचना, व्हाट्सएप कर देना, सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा जिम्मी जी, आप क्वेश्चंस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब मिडल टर्म का मीनिंग नहीं पता हो तो गलत ही होगा। भाई मान लो 4 ऑप्शन है, बाकी 3 आपने एलिमिनेट कर दिए, तो मतलब फिर चौथा यही बच जाएगा। क्वेश्चन को बनाने की अप्रोच हो ना। 4, मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं। एक है डिनाइंग द एंटीसीडेंट, एक है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, एक है फेलिसी ऑफ इलिसिट मेजर, और एक आ रहा है अपना द फेलिसी ऑफ एम्बिगुअस मिडल। अब इन 3 का मतलब अगर आपको पता है, आपने 3 आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई ये वाली प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की बात ही नहीं हो, मान लो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की बात ही नहीं हो, इफ एंड देन वाला स्टेटमेंट ही नहीं हो, तो ये तो हट गया। फिर देख लो इलिसिट मेजर को चेक कर लो कि ये चीज हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो चौथा बचा मिडल टर्म, हाँ वही एम्बिगुअस मिडल टर्म, वो हो गया। इस तरीके से भी बन जाएगा क्वेश्चन। ये चीज याद रखिए, एग्जाम में आपको 9 में से आइडेंटिफाई नहीं करना है, एग्जाम में सिर्फ 4 में से ही आइडेंटिफाई करना है हमें। इसलिए चीजें आसान रहेंगी, डिफिकल्ट नहीं होंगी उतनी, ठीक है। चलिए, ओके देन, लेट्स एंड टुडेज क्लास। नेक्स्ट फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आज सेशन शुरू करते हैं। कल हमने फेलिसीज का टॉपिक शुरू किया था, और फेलिसीज में हमने देखा था कि जो आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसमें हम फॉर्मल फेलिसीज को कंसिडर करते हैं, और इनफॉर्मल फेलिसीज में आर्ग्यूमेंट के जो कंटेंट में कोई प्रॉब्लम रहती है उसको कंसिडर करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल फेलिसीज, ठीक है। अब देखिए, जो इनफॉर्मल फेलिसीज हैं, इनफॉर्मल फेलिसीज में देखिए, एक तो ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है, और रटने का कोई इसमें सेंस है नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से सेंटेंस घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर्मल फेलिसीज में एक पैटर्न होता है कि इस पैटर्न की कोई फेलिसी है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें पैटर्न तो है नहीं, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या है, आप बस डिस्कशन से इस चीज को समझो कि बात क्या कही जा रही है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही, यहाँ पे लिखूंगा साथ के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई रटने वाली कोई चीज नहीं है, कोई रूल बेस्ड कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखिए। तो हमें बस समझना है, डिस्कस करेंगे हम चीजों को, ये किस किस तरह की फेलिसीज हो सकती है वो हमें समझना है। कुछ एग्जांपल्स मैं साथ के साथ आपको दे ही दूंगा। तो चलिए, सबसे पहली यहाँ पे फेलिसी आती है इनफॉर्मल फेलिसीज में, एड होमिनम।
एड होमिनम फैलेसी। एड होमिनम फैलेसी में क्या किया जाता है, दो व्यक्ति हैं आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति क्या है, आर्गुमेंट हारने लगता है, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले की किसी पर्सनल क्वालिटी के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, पर्सनल अटैक करेगा, पर्सनल कैरेक्टर पे, अटैक ऑन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉजिक नहीं देगा, अटैक ऑन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये चीज बस आपको दिमाग में रखनी है। अब कैसे हो सकता है आर्ग्यूमेंट, अक्सर तो देखो ये फैलेसीज आप किसी भी पॉलिटिकल डिबेट को सुन लो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जितनी भी फैलेसीज आएंगी इनफॉर्मल फैलेसीज में, सारी वहां पे मिल जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में किसी चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक मान लेते हैं कि भाई हेल्थ और एजुकेशन पर कितना खर्चा होना चाहिए एक इकोनॉमी में, इस बात पे डिबेट चल रही है। अब इसमें एक व्यक्ति जीतने लगता है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि भाई ये इस चीज पे क्या डिबेट करेंगे, इन्होंने तो, ये तो 12वीं पास है ना, ये क्या बताएंगे एजुकेशन पे क्या खर्चा होना चाहिए, या फिर इनका तो खुद का वजन बढ़ा हुआ है, ये हेल्थ के एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बताएंगे, ये तो खुद ही ओवरवेट है। ठीक है, तो आप देखिए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अटैक हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। अब भाई मान लिया कि ये डिबेट करने वाला व्यक्ति ओवरवेट होगा, लेकिन इस बात का इस चीज से क्या रिलेशन है कि कंट्री में हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन पर्सनल अटैक किया जाएगा, कहीं ना कहीं से इस चीज को दिखाया जाएगा कि भाई सामने वाला तो इस चीज के लायक ही नहीं है कि जो वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, इसकी वो पोजीशन ही नहीं है, ये इसको इस चीज की समझ ही नहीं है, इस तरीके से इस चीज को दिखाया जाएगा। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे अटैक किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है पेटिशियो प्रिंसिपी। पेटिशियो प्रिंसिपी, पेटिशियो प्रिंसिपी। इस फैलेसी का एक और नाम है बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन। ठीक है, बेगिंग द क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है कि हम इस तरीके से प्रिमाइस को फॉर्म कर रहे हैं कि उसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई कंक्लूजन छुपा हुआ है। हम प्रिमाइस को ही इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई कंक्लूजन छिपा हुआ है। इस तरीके से हमने इस चीज को प्रेजेंट किया है। ठीक है, जैसे देखो ये अक्सर किस तरीके से किया जाता है, एक क्वेश्चन जैसे बचपन में पूछा जाता है ना, कि तुम पागल खाने से लौट आए, है ना, बचपन में पूछा जाता है तुम पागल खाने से लौट आए। अब मान लीजिए इसमें व्यक्ति बोलता है कि हाँ लौट आया, मतलब कि वो पहले पागल खाने में था, और अगर बोलता है कि नहीं, मतलब कि वो अभी भी पागल खाने में ही है, तो हमने क्वेश्चन को ही इस तरीके से पुट किया कि उसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन छुपा हुआ है। प्रीमाइस को ही हम इस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, देखिए आप, एक मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, मर्डर इज मर्डर इज मोरली रॉन्ग। मर्डर इज मोरली रॉन्ग, है ना। फिर अबॉर्शन इज मर्डर। अबॉर्शन इज मर्डर। अबॉर्शन इज मर्डर, देयरफॉर अबॉर्शन इज morally wrong, therefore abortion is morally wrong। abortion is morally wrong, है ना। इसी से मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता मैं एक और चीज आपको बताता हूँ।
तीसरी फैलेसी हमारी प्लूरियम इंटेरोगेशियोनम। इंटेरोगेशनम, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या लोडेड क्वेश्चन फैलेसी भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या लोडेड क्वेश्चन फैलेसी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ही क्लियर कर दूं, ये दोनों सेम से ही हैं, ठीक है। कुछ इन दोनों में पढ़ने में सुनने में कोई ज्यादा अंतर आपको लगेगा नहीं, ठीक है। जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, पेटिशियो प्रिंसिपी यानी बेगिंग द क्वेश्चन, और प्लूरियम इंटेरोगेशनम यानी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या लोडेड क्वेश्चन फैलेसी। इसमें डिफरेंस मेनली कहाँ आता है, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर बनाना है। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर मान लीजिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी जैसे आपने वो देखी होगी मूवी ओपनहाइमर। ओपनहाइमर में जो ओपनहाइमर की वाइफ दिखाती है, उनसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि आपके पति के कम्युनिस्टों से संबंध कब खत्म हुए, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि यूएसए की फिल्म है, वहां पे कम्युनिस्ट या रशियन वो उनको बुरा माना जाता है, तो उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को समझिए। मतलब एक तरीके से ये सवाल आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से सवाल पूछा गया, मान लीजिए कि आपके पति के आतंकवादियों से संबंध कब खत्म हुए, इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि इस क्वेश्चन में ही ये अज्यूम किया जा रहा है कि सामने वाले के आतंकवादियों से संबंध थे। अब इसमें वो बेचारी क्या बोले, ठीक है। उसने बोला कि मान लो लेट्स सपोज वो सामने वाला बोले कि नहीं भाई 1950 से तो मैं जानता हूँ कि भाई 1950 से मैं जानता हूँ, तब से तो कुछ नहीं है ऐसा। तो सामने वाला कंक्लूजन क्या निकाल देगा रिपोर्ट में कि 1950 के पहले इसके संबंध हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी और बेगिंग द क्वेश्चन, ये दोनों फैलेसीज एक जैसी सी ही, ठीक है। दोनों में ही चीजों को इस तरीके से पुटअप किया जाता है कि वहां से रॉन्ग कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी और प्लूरियम इंटेरोगेशनम सेम सी ही है, दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बनाना होगा। एक माइनर सा डिफरेंस हम क्या मान सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन होगा, ये नेसेसरी है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही हो, जरूरी नहीं है क्वेश्चन हो। इसीलिए पर्टिकुलरली मैंने इसके अंदर ये इसमें मैंने एग्जांपल भी मेंशन किया है, क्योंकि ये भी बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी का पार्ट हो जाती है। मर्डर इज मोरली रॉन्ग, अबॉर्शन इज मर्डर, देयरफॉर अबॉर्शन इज मोरली रॉन्ग, ठीक है। आए दो के अंदर ही कुछ गलती हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी के अंदर हमेशा क्वेश्चन ही पुट किया जाएगा। वहां इस चीज की एम्बिग्युइटी नहीं रहती कि क्या पता प्रीमाइस सेट किया है और उससे गलत कंक्लूजन निकाला है। नेट का इशू है, अरे अच्छा, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड।
बताओ अब क्लियर है? वी आर बैक राइट? ठीक है। क्लियर नहीं है? हम्म, अभी भी ब्लर आ रहा है, क्या इश्यू है? क्लियर है? चलो चलते हैं फिर। ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चलो फोर्थ फैलेसी पे आते हैं। फोर्थ फैलेसी है हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन, या इसको हम कह सकते हैं स्मॉल सैंपल सैंपल साइज फैलेसी। स्मॉल सैंपल फैलेसी भी बोल सकते हैं, स्मॉल सैंपल फैलेसी, या फिर सैंपल साइज फैलेसी। ठीक है। अब इसमें किस तरह की फैलेसी रहती है? मान लो ये है रमेश, हंसता हुआ रमेश। ठीक है। ये गया चाइना। ठीक है। चाइना गया, चाइना में इसको एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, प्यारा सा आदमी। ठीक है, बढ़िया आदमी मिल गया। अब ये वहां से जब चाइना से आएगा रमेश, तो क्या बोलेगा अपने भाई को कि भाई चाइना तो बहुत बढ़िया है, तुझे भी जाना चाहिए। ठीक है। उसको एक बढ़िया व्यक्ति मिल गया, तो उसने क्या बोला, चाइना बहुत अच्छा है। फिर उसका भाई सुरेश, रमेश की बात सुन के सुरेश सुरेश भी चाइना घूमने गया। अब सुरेश गया चाइना, तो इसको मिला एकदम खराब आदमी। ठीक है, राक्षस टाइप का, ऐसे इसके बड़े बड़े सींग। ठीक है। अब इसको खराब आदमी मिला, तो इसको खराब मिला तो ये क्या बोलेगा, भाई चाइना तो बहुत खराब कंट्री है। ये होता है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। भाई एक व्यक्ति मिल रहा है अच्छा, या एक व्यक्ति खराब मिल रहा है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये पूरी कम्युनिटी या पूरी कंट्री खराब है? ये होता है हेस्टी जनरलाइजेशन, स्मॉल सैंपल फैलेसी, सैंपल साइज फैलेसी। ठीक है। किसी किसी भी चीज को, थोड़ी सी चीज हमने देखी, थोड़ी सी एक्सपोजर मिला और हमने कहा ये बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, दोनों ही, बहुत अच्छी है तो भी, बहुत बुरी है तो भी, और हमने कहा एक कंक्लूजन निकाल दिया, उस चीज को जनरलाइज कर दिया, ये चीज गलत है, ये फैलेसी है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो, फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। ठीक है। अब इस चीज में क्या है, देखो इसमें क्या होगा कि हम गलत तरीके से किसी जनरल प्रिंसिपल को पर्टिकुलर चीज में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज बोलते हैं कि भाई अहिंसा परमो धर्म, ये चीज है। ठीक है, हम सब एग्री भी करेंगे इससे कि भाई अहिंसा करना, किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है।
लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई जो सोल्जर होते हैं उनका तो काम है वॉर करना, पुलिस वाले होते हैं उनका तो काम है, वो बेचारे मतलब ऐसा थोड़ी है कि डंडा लेके नहीं घूमेंगे, बंदूक लेके नहीं घूमेंगे। तो अपन बोले कि भाई अहिंसा परमो धर्म है, मतलब ये सारे जो सोल्जर है वो अधर्मी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। हम एक सही चीज को गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं। कोई चीज सही है तो हमें पता होना चाहिए ना उसको अप्लाई कहाँ करना है। ठीक है, एक जनरल चीज है उसको हम एक स्पेसिफिक जगह अप्लाई कर रहे हैं जो कि गलत है। वो चीज वैसे सही है, ओवरऑल वो चीज सही है, लेकिन हम उसको गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन, कि जो चीज जनरली सही है, जनरली सही है, बट कुछ स्पेसिफिक केस में वो चीज गलत है, स्पेसिफिक चीज में गलत है, लेकिन हम इस प्रिंसिपल को यहां भी अप्लाई करते हैं। ये होता है फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। अगेन इसी से मिलती जुलती फैलेसी, कन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। कन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। कन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक रूल है या फिर आइडिया है, ठीक है, इसको हम गलत जगह अप्लाई करते हैं। इसको हमने अप्लाई किया, बट कहाँ किया? रॉन्ग सिचुएशन में, रॉन्ग सिचुएशन में अप्लाई कर दिया, तो फिर ये चीज गलत हो गई। ठीक है, तो इस चीज को हम वैसे गलत नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम क्या है कि आपने इस चीज को गलत जगह अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों कितनी मिलती जुलती है। जो पहले वाली, जो फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन की हमने बात करी, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, एक चीज है जो कि जनरली सही है लेकिन स्पेसिफिक जगह वो गलत हो सकती है ना। और दूसरी क्या कह रही है, कन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, कि एक रूल है, कोई आइडिया है, वो हमने गलत जगह अप्लाई कर लिया। मतलब ये मान लो क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। रूल आपने किसके लगाए, रूल आपने लगाए डिफरेंशिएशन के, रूल आपने लगाए डिफरेंशिएशन के। अब आंसर का क्या होगा, आंसर तो गलत ही आना है ना। क्वेश्चन मान लो हो एडिशन का, रूल आपने लगा लिए डिवीजन के, आंसर क्या आना है, गलत आना है। ठीक है, तो कोई रूल है, कोई आइडिया है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बना है, आपको पता होना चाहिए उसको कहाँ अप्लाई किया जाना चाहिए और कहाँ नहीं अप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। भगवत गीता में एक बात कही जाती है जो कि मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए तो ये चीज बहुत अच्छी काम की है। मैं चाहूंगा आप भी इस चीज को समझो और अप्लाई करो। एक सिंपल सी चीज होती है कि आप कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब लोग इसको गलत गलत जगह अप्लाई करने लग जाते हैं। बोले भाई ये तो चीज ही गलत लिखी हुई है, बताओ अगर कल को मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ तो मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन इस चीज के अकॉर्डिंग तो क्या है कि प्रॉफिट की चिंता मत करो, सिर्फ बिजनेस करो। भाई बिजनेस करने का मोटिव ही ये है ना कि प्रॉफिट हो। यहाँ पे क्या है, रॉन्ग एप्लीकेशन है। आप इस चीज को इस तरीके से समझो कि आज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप रोज इस चीज की चिंता मत लो कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, है ना, मेरा एग्जाम क्या पता छूट जाए, टाइमली नहीं हो पाए, है ना। आप ये देखो कि आपके हाथ में क्या है। एम एस धोनी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं मानता हूँ कि आप भी होगे डेफिनेटली, ठीक है। चलो अभी तो हालांकि बैटिंग थोड़ी कमजोर है आईपीएल में, लेकिन ऐसे 2011 का वर्ल्ड कप हम सब ने देखा होगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। उससे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान क्रिकेट में अभी तक नहीं आया एज अ कैप्टन। ठीक है, एज अ क्रिकेटर तो और भी बहुत है, लेकिन एज अ कैप्टन इंडिया को उससे अच्छा कैप्टन नहीं मिला, क्योंकि हर फॉर्मेट में उसने बड़ी ट्रॉफी दिलवाई है उस इंसान ने। वो भी सेम चीज बोलते हैं क्या, कि आपके जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं आप सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दो।
मतलब आपके हाथ में क्या है, कहीं कोई कैच ड्रॉप हो जाता है तो अब आपके हाथ में ये तो नहीं है कि आप उस कैच को दोबारा से कर सकते हो पास्ट में जाके, आपके हाथ में क्या है, नेक्स्ट बॉल कैसे करवानी है कि विकेट आए। तो ये रूल हैं, आइडियाज हैं, ठीक है, उनको कहाँ अप्लाई करना है वो हमारा जजमेंट है। आप रॉन्ग सिचुएशन में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में है उस चीज को ध्यान में रख के अपने को चलना है, ठीक है। तो जहां पे रूल और आइडिया की बात हो रही है वहां पे कौन सी फैलेसी होगी, कन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। जहां पे कोई जनरल बात है, जहां पे कोई जनरल बात है उसको और उसकी फैलेसी है तो वो किसमें आएगी, फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंटम सॉरी आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम। आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम, इसको हम बैंड वैगन फैलेसी भी कहेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटी सी चीज लिख देता हूं, उसी से पूरी फैलेसी क्लियर हो जाएगी। भेड़ चाल, यहाँ पे कोई भेड़ चाल की बात हो रही हो मतलब वो क्या है, आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। सब लोग ये करते हैं इसलिए ये कर लो, है ना, सब लोग ये करते हैं इसलिए ये कर लो। इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उसमें मतलब कौन सी फैलेसी है, बैंड वैगन फैलेसी, आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छा नहीं है यूपीएससी क्लियर करने की, उसको टीचर बनना है, लेकिन घर वाले क्या बोलेंगे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, यूपीएससी की तैयारी कर। अरे भाई पढ़ाई में अच्छे हैं ये अलग बात है, और यूपीएससी की तैयारी करो वो अलग बात है। जिसका इंटरेस्ट होगा यूपीएससी में वो यूपीएससी में तैयारी करेगा, जिसको टीचर बनना है वो नेट की तैयारी करेगा, राइट। और भारत में हर पिताजी के दिल के अंदर की बात यही होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आईएएस बन जाए। तो ये कौन सी फैलेसी है, बैंड वैगन फैलेसी। अगली बार पिताजी बोले बेटा आईएएस बन जाए, बोलना पिताजी बैंड वैगन फैलेसी। और उसके बाद जो होगा वो आपके ऊपर है, मेरा नाम मत लगाना। चलिए नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंटम एड वेरेकंडियम। आर्ग्यूमेंट एड वेरेकंडियम, इसको हम बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी। एक यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन मुझे आया हुआ ध्यान है, इस तरह का क्वेश्चन आया था कि एडवर्टीजमेंट में किस तरह की फैलेसी काम में आती है, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसका सही आंसर था आर्ग्यूमेंटम एड वेरिकंडियम या अपील टू अथॉरिटी। ये काफी किया जाता है। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति है, वो अपने आप में बड़ी हस्ती है, अच्छी अथॉरिटी है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी आके इसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो वो कौन सी फैलेसी हो जाएगी, अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। मतलब आप किसी आर्गुमेंट को अपनी अथॉरिटी के बेस पे सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उस चीज से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई दिखा रहा है टूथपेस्ट में नमक है, और मान लो कल को शाहरुख खान आ जाए वो एडवर्टीजमेंट करने कि भाई देखो टूथपेस्ट में नमक है, बहुत बढ़िया ब्रांड है। भाई शाहरुख खान को क्या पता मंजन बनाने के बारे में, वो अच्छे एक्टर हैं ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली मंजन से रिलेटेड उनकी कोई वैसी अथॉरिटी नहीं है, वो डेंटिस्ट नहीं है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में कौन सी काम आती है, अपील टू अथॉरिटी वाली। एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कई अलग अलग, जैसे मान लो विराट कोहली है, किसी पर्टिकुलर इंजन ऑयल का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है भाई, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, लेकिन इंजन ऑयल के बारे में क्या विराट कोहली को खुद को कुछ पता होगा, नहीं पता होगा, है ना। ये अपील टू अथॉरिटी वाली फैलेसी।
नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम। आर्ग्यूमेंट एड मिजरिकॉर्डियम मतलब आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पिटी, दया दिखाते हुए कोई आर्ग्यूमेंट देना। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पिटी, मान लो भाई किसी घर में चोरी हो गई, चोर पकड़ में आया, निकला पड़ोसी। अब वो पड़ोसी सजा से बचने के लिए क्या बोलेगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, पिटी दिखाने की कोशिश करे। वो चाहेगा कि सामने वाला दया करे उस पे। अरे भाई ये तो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था, बच्चे तो पहले भी थे ना, चोरी करने से पहले भी बच्चे थे, क्यों करी चोरी। और दो बच्चे हैं इसलिए चोर को चोरी की सजा नहीं दी जाए, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुआ, ये तो क्या है, सिर्फ पहले से ही है। नेक्स्ट देखिए, स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं, मे आई गो फॉर नाइट आउट, मे आई गो फॉर नाइट आउट। मम्मी से जाके पूछो, मम्मी आज रात को मैं घर के बाहर रहूंगी या रहूंगा, ठीक है। मम्मी क्या बोलेगी, रात को बाहर जाओगे, पता है कितना खतरा होता है, लोग ऐसे भी घूमते हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, लोग दारू पीते हैं, है ना, तो पता नहीं क्या क्या, एक से एक बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा कि अगर तुम रात को बाहर गए तो कोई ना कोई डिजास्टर आ जाएगा, कि ये होगा ये होगा, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इसलिए रात को बाहर मत निकलो, ठीक है। इस तरह की चीज होती है राई का पहाड़ बनाना। सिंपल बोलूं तो राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, है ना। इस तरह की चीजें कि मतलब शुरुआत करोगे एक छोटे से स्टेप से कि अच्छा रात को तुम्हें बाहर जाना है, रात को तो बाहर जाके लोग नशे करते हैं, तो तुम्हें नशे करना है, तो तुम नशेड़ी बनना है। अरे भाई मैं तो रात को दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, एक रात रुकना चाहता हूँ, यहाँ से मेरे नशेड़ी बनने का क्या संबंध है, मुझे नहीं आया समझ में, ठीक है। लेकिन मम्मी को पूरा समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी फैलेसी है, स्लिपरी स्लोप, राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट आता है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग, इसको हम इररिलेवेंट इररिलेवेंट थीसिस भी बोलते हैं। अब ये इररिलेवेंट थीसिस क्या चीज है, देखो इसमें क्या की कोशिश करी जाती है कि ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करी जाती है, डाइवर्टिंग ऑडियंस अटेंशन, अटेंशन ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करी जाती है, और चाहते हैं कि भाई जो मेन टॉपिक है ना वो तो रह जाए, और कहीं दूसरी जगह इस आर्गुमेंट को लिया जाए। ये एक्चुअली आज की क्लास ही एग्जांपल्स वाली है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर थ्योरी है ही नहीं, इसमें सिर्फ एग्जांपल्स ही हैं, तो इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं आज के एग्जांपल, ठीक है। कि बीच में कोई मेन इशू है, उसको हटा के कोई ऑफ टॉपिक सब्जेक्ट को बीच में लाया जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सके, मेन इशू से डाइवर्ट कर सकें, ठीक है। जैसे मान लो पॉलिटिकल डिबेट्स में अक्सर होता है, ये बोलेंगे कि भाई, एक पार्टी बोलेगी कि देखो भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो दूसरी पार्टी बोलेगी कि भाई अच्छा वहां पे आपकी सरकार है तो वहां पे भी तो बढ़ रहा है, तो उसका जवाब दीजिए। अरे भाई आपकी एक जगह सरकार है, आप यहाँ का तो जवाब दो, उसकी वहां पूछी जाएंगी वो अलग बात है, अभी तो इस जगह के चुनाव है ना, तो इस जगह का जवाब दो।
इस जगह आपकी पिछले 5 साल सरकार थी, आपने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए क्या किया? सवाल तो ये है। अब उसकी कहाँ सरकार है, दूसरी जगह इसने क्या काम किया नहीं किया, जब उसके चुनाव आएंगे तब वो पूछा जाएगा, है ना? तो ये होता है रेड हेरिंग, टॉपिक को डाइवर्ट करना, टॉपिक को टॉपिक से डाइवर्ट करना। फिर नेक्स्ट देखो, एकदम इसी से रिलेटेड, इसके जैसी ही फैलेसी है दूसरी, इसको हम बोलते हैं इग्नोरेशियो इलेंची। इग्नोरेशियो इलेंची यानी मिसिंग द पॉइंट, मिसिंग द पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि अगेन सेम वही चीज होती है कि आप बात एक ही करते हो, बात एक ही करते करते बी पे पहुंच जाते हो, पॉइंट को मिस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आप पॉइंट मिस कर रहे हो। और रेड हेरिंग में क्या होगा, आप जबरदस्ती टॉपिक को डाइवर्ट करना चाहोगे। ये दोनों मेन डिफरेंस है इसके अंदर, इग्नोरेशियो इलेंची और रेड हेरिंग के अंदर। रेड हेरिंग में आप इंटेंशनली टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे। पूछा है ए का सवाल, ए का जवाब पूछा है और बी का आप सवाल पूछने लग गए, ये नहीं कि ए का जवाब दो। इग्नोरेशियो इलेंची में क्या होगा कि बात कुछ इस तरीके से घूम जाती है, जैसे आप ऐसे समझो, कोई बात है, मम्मी ने मौसी को कही, ठीक है, मौसी ने अपनी सास को कही, सास ने अपनी पड़ोसन को कही, पड़ोसन से घूमते फिरते और पता नहीं कहां कहां से मेरे पास आई, वो बात मेरे ही बारे में, ठीक है, वो बात मेरे ही बारे में, और मुझे मेरे बारे में किसी और से पता चल रहा है कि अच्छा भाई मैं ये काम कर चुका हूं, इस तरीके से। तो जैसे फैमिली में एक ये चीज होती है कि जितने लोगों से कोई बात गुजरती है वो हर बार चेंज होती रहती है। कि मान लो हम यहाँ पे गए एक्स, तो ये चेंज होते होते कहाँ पे पहुंचेगा, जो फाइनली इसके पास क्या सुनाई देगा, इसको सुनाई देगा जेड। तो ये बात का मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। रेड हेरिंग में ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट किया जाता है जानबूझ के, ठीक है। इनसे बोला कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं खत्म कर पाए, तो ये बोल रहे हैं क्यों भाई, हम आपकी तरह तो है नहीं, है ना, कि आलू से सोना बना के हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दें। इस तरह की चीजें होती है। अब वो आलू से सोना वाली बात कभी हुई नहीं, लेकिन फिर भी बोल दी जाती है पॉलिटिकल डिबेट में, समझ रहे हो, कि ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। रेड हेरिंग में जबरदस्ती कुछ इस तरह की बातें बोली जाएगी कि आप ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो। आपसे बात करेंगे कि भाई मैं नाम नहीं ले सकता, हाँ यूएस के नाम ले लेते हैं, यूएस के नाम ले लेते हैं, मान लो कोई पूछ रहा है कि न्यूयॉर्क में आपकी सरकार है ना, न्यूयॉर्क में आपकी सरकार है, तो न्यूयॉर्क में बताइए ये काम क्यों नहीं हुआ। तो फिर वो बोल रहे हैं कि भाई वॉशिंगटन डीसी में तो आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं किया, आप तो इतने सालों से आपकी सरकार थी ना, तो यहाँ पे काम क्यों नहीं हुआ। इस तरह की चीजें हो जाती है कि आप ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। आई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या किया जाता है, ओपोनेंट की पोजीशन पर अटैक किया जाता है। ओपोनेंट की पोजीशन पर अटैक किया जाता है। जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, वो थी एड होमिनम, यानी सामने वाले की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अटैक करना। और स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या है, ओपोनेंट की पोजीशन के ऊपर अटैक करना, ओपोनेंट की पोजीशन पर अटैक करना। मान लीजिए कोई एक पॉलिसी है वो आती है,
जेन्युइनली अच्छी पॉलिसी है, ठीक है। अब ऑपोजिशन वाले क्या बोलेंगे कि देखो भाई इससे इनको कुछ फायदा हो रहा होगा क्योंकि ये तो इस पोजीशन पर है। इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो पॉलिसी अच्छी है और उस पॉलिसी में अगर कोई खराबी है तो उस पॉलिसी को बताओ कि भाई ये पॉलिसी क्यों खराब है। ओपोनेंट की पोजीशन पर क्यों अटैक कर रहे हो कि भाई ये तो सरकार इनकी है तो ये तो कहीं ना कहीं इनको कोई फायदा हो रहा होगा, कुछ लेन देन का हिसाब होगा, इसलिए ये पॉलिसी लेके आए। ठीक है, ओपोनेंट की पोजीशन पर यहाँ पे अटैक किया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट। अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। इसमें एक चीज मैं इसको बताता हूँ। एब्सेंस ऑफ एविडेंस, एब्सेंस ऑफ एविडेंस, इसको हम मान लेते हैं एविडेंस ऑफ एब्सेंस। एविडेंस ऑफ एब्सेंस। अब जिनको ये चीज पता है उनको तो सुनते ही क्लियर हो गई होगी, जिनको नहीं पता होगा उनको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो मैं कहता हूं कि भाई जो डायनासोर होते थे ना उनका हरा रंग होता था, ठीक है। तो कोई बोलेगा भाई इस चीज को प्रूव करके बताओ कि भाई आप कह रहे हो डायनासोर का हरा रंग होता था, ठीक है, या बोलो हरा नहीं चितकबरा होता था एकदम गाय की तरह, लाल काला पीला इस तरीके से मिक्स होता था, ठीक है। कोई बोले मतलब कुछ भी जो भी अतरंगी रंग जो भी होते हैं, बोले डायनासोर का तो लाल रंग होता था हरा होता था, सामने वाला यही बोलेगा प्रूव करके बताओ। तो उसको मैं इस तरीके से बोल दूंगा कि आप एक काम करो, एक डायनासोर लेके आओ, मैं आपको पक्का ये प्रूव कर दूंगा कि ये हरा रंग है, ठीक है। अब वो डायनासोर ला नहीं सकता, तो इस चीज इसलिए मेरी चीज सही प्रूव हो जाएगी, है ना। मतलब कोई चीज ट्रू है क्योंकि उसको फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते, और कोई चीज फॉल्स है क्योंकि उसको ट्रू प्रूव नहीं कर सकते। इस तरीके से यहाँ पे गेम खेला जाता है। मैं इस चीज को, मैंने कहा डायनासोर का रंग हरा है, सामने वाला इस बात को गलत प्रूव नहीं कर सकता, तो ये मान लेना कि हाँ भाई हरा ही होता है। ये होता है अपील टू इग्नोरेंस। और इसका ऑपोजिट केस भी, कोई बोले कि नहीं चीज गलत है, तो भाई प्रूव करके बताओ कि ये चीज क्यों गलत है। अब उस चीज को सही प्रूव नहीं किया जा सकता इसलिए हम मान ले कि वो चीज गलत है ना। एब्सेंस ऑफ एविडेंस को हम क्या मान लेते हैं, इट इज द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। जब भी कोई सजा होती है तो वहां पे जो जज होते हैं उनका स्टेटमेंट क्या होता है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, इस तरीके से सेंटेंस होता है। मतलब कि अगर मान लो एक आरोपी है, उसने मर्डर किया भी है, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, तो उसको हम एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं मान सकते। वो सिर्फ क्या बोलेंगे कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, कि मतलब जो कुछ मिला है उसके हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि हाँ भाई इसने कोई आरोप नहीं, इसने कोई गुनाह नहीं किया। इस तरीके से सजा सुनाई जाती है ना। क्यों, क्योंकि देयर मे बी अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एविडेंस बट इट डज नॉट इम्प्लाई एविडेंस ऑफ एब्सेंस। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट समझिए। आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम। आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम, इसका मतलब क्या होता है, अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स, अपील टू फोर्स, ठीक है। मतलब कि देखो तुम्हें मेरे साथ एग्री होना पड़ेगा, अगर एग्री नहीं हुए तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है। इस तरह की चीज कि आप फोर्सफुली सामने को एग्री करवा रहे हो अपने से, वो होता है आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम, कि फोर्सफुली एग्री करवाना।
कि देखो, जैसे आप मान लो कहीं वर्क पे जाते हो, तो आपको आपके बॉस के साथ कई बार एग्री होना पड़ता है, ठीक है, भले ही आपको पता है कि वो बॉस गलत बोल रहा है, लेकिन आपको एग्री हो जाना पड़ता है वहां पे। तो आप एग्री हो रहे हो, तो ये क्या है? आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम, ये फैलेसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि वो चीज गलत है, लेकिन आपको डर है किस बात का, कि आपकी जॉब जा सकती है, इसलिए आप बोल रहे हो कि हाँ ये ओपिनियन एकदम सही है, आई अग्री विद यू, ठीक है। दिस इज आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम। फिर नेक्स्ट आता है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन यानी कि एम्बिग्यूअस वर्ड्स, एम्बिग्यूअस वर्ड, ठीक है। एम्बिग्यूअस वर्ड्स को काम में लिया जाता है, उसकी फैलेसी, ठीक है। एम्बिग्यूअस वर्ड्स की फैलेसी मतलब कई बार शब्दों को घुमा के हम काम में लेते हैं, वो वाली फैलेसी। कि अगर मान लो किसी को जॉब से निकाल दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट हो गया है, जॉब स्विच कर ली। भाई स्विच थोड़ी करी है, एग्जीक्यूशन था तुम्हारा जॉब से। जबकि वो क्या बोलेगा, मतलब जिसका जॉब से एग्जीक्यूशन हुआ है, वो तो आके बोलेगा नहीं कि मेरा एग्जीक्यूशन हुआ है, वो बोलेगा मैं स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जॉब लेआउट या एग्जीक्यूशन, ठीक है, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? जॉब स्विच से, जॉब स्विच, ठीक है। एम्बिगुअस वर्ड्स यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। फिर देखो, इसी तरीके से एक रिलेटेड चीज आती है, एम्फीबोली। एम्फी बोली, एक बच्ची है, उसका नाम है एम्फी, वो पहली बार बोली तो उसकी माँ क्या बोली? एम्फी बोली। ये क्या होता है? एम्बिग्यूअस सेंटेंस स्ट्रक्चर, एम्बिग्यूअस सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? सेंटेंस को घुमा के बोला जाता है, वर्ड्स को नहीं, सेंटेंस को घुमा के बोला जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बात है, आज तो बढ़िया लग रहे हो, ठीक है। ये क्या बात है, आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, इसका मतलब आज ही लग रहे हो, ऐसे नहीं लगते, है ना। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, यानी आज ही लग रहे हो, ऐसे नहीं लगते, ठीक है। बात को इस तरीके से घुमा के बोला जाता है। कोई दो बच्चे हैं मान लो किसी के, छोटे, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। फिर आप मिले और आपने मतलब बोल दिया कि ये छोटा वाला भाई तो बड़ा सुंदर है। असल में क्या है, आप बड़े वाले भाई को कुछ उल्टा कह रहे हो। ये अक्सर फैमिली गैदरिंग्स में होता ही है, कोई ना कोई, किसी दूर के रिश्तेदार कोई ना कोई होते ही हैं। आपके दो तीन भाई बहन है, तो किसी एक भाई के लिए इस तरीके से वो बोलेंगे कि बाकी भाई बहनों को हर्ट हो ही जाएगा किसी ना किसी दिन। तो अरे भाई यार, हम भी ठीक दिखते हैं, ऐसी भी क्या बात है, ठीक है। फिर देखो, डिफरिंग एक्सेंट, ये तो सबको बहुत बार सुनने को मिला होगा, डिफरिंग एक्सेंट, डिफरिंग एक्सेंट। एग्जाम में ये पूछा जाना थोड़ा मुश्किल है, ये मतलब सेंटेंस में नहीं आएगा कि भाई आइडेंटिफाई करके बताओ। ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ होगा कि बताओ ये इस तरह की फैलेसी कौन सी फैलेसी होगी? डिफरिंग एक्सेंट यानी एम्फेसाइजिंग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एम्फेसाइजिंग। हाँ, ये जितने बोल रहे हैं ना कि एग्जाम्पल एकदम ट्रू इवेंट से हैं, समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारे साथ हुआ हुआ है बचपन में, तुमने अपने भाइयों को बहुत जेलियस करवाया है भाई, ठीक है। एम्फेसाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट यानी जैसे मान लीजिए आप जाते हो मम्मी से पूछने, मम्मी मुझे आज बाहर खाना खाने जाना है, चले जाऊं? अब एक तो होता है मम्मी बोले हाँ बेटा चले जा,
और एक होता है हाँ जा चले जा। एक तो होता है हाँ बेटा चले जा, और एक होता है हाँ जा चले जा, मेरे से मत पूछ। अब दोनों में वो बोल तो रही है मम्मी चले जा, लेकिन हमें पता है कि किसमें जाना है और किसमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि एक्सेंट अलग है। ये होता है डिफरिंग एक्सेंट, एम्फसाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, के अलग अलग एस्पेक्ट्स यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। बोला यही है कि हाँ जा चले जा, मतलब अब वर्बली देखो तो जाने के लिए बोल रही है, लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि अगले टाइम का खाना तो यही खाना है ना, खिचड़ी मिले खाने में क्या फायदा। चलो फिर नेक्स्ट देखो, फिर एक आती है फॉल्स कॉज फैलेसी। फॉल्स कॉज फैलेसी, फॉल्स कॉज फैलेसी। इसमें किस तरह की बात होती है कि देखो भाई, मैं क्रिकेट खेलता हूं और मेरा एक लकी बैट है, ठीक है। इस लकी बैट से जब भी मैं खेलता हूं मेरे सेंचुरी बननी पक्की है। तो ये क्या है? फॉल्स कॉज फैलेसी। भाई लकी बैट जैसा कुछ नहीं होता, एक बैट है सिंपली, उससे आपने खेला और मान लो 2-3 बार खेला है और बाई चांस उस 2-3 बार आपने सेंचुरी मार ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब भी आप उस बैट से खेलोगे आप सेंचुरी मारोगे, डक भी पे आउट हो सकते हो, है ना। इस तरह की फैलेसी, ये अकरेंस होती है हिस्टोरिकल या कॉजल, और इसको हम क्लेम मान लेते हैं। अकरेंस इन हिस्टोरिकल, अकरेंस इन हिस्टोरिकल या अकरेंस इन हिस्ट्री, या इसको बोलते हैं कॉजल क्लेम्स, कॉजल क्लेम्स, ठीक है। ये भाई मेरी लकी टी शर्ट है, इसको जब भी पहनूंगा इंडिया जीतेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई? अकरेंस इन हिस्ट्री या एक कॉजल क्लेम है कि बाई चांस ऐसा हुआ होगा कि आप पर्टिकुलर टी शर्ट पहन के बैठे हो इंडिया का मैच देखने, इंडिया जीत गई तो आप ये सोचो आज से मेरी लकी टी शर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनफॉर्मल पॉलिसीज। अब देखो इसको, अब ये जो लेक्चर आपको मिला है इससे कोई ज्यादा थ्योरी में जाके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं कहूंगा बेस्ट रिजल्ट के लिए इसी लेक्चर को 1-2 बार सुन लो, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ना एज इट इज आपको याद हो जाएंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इतना घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं रहेगी। आपको लगता है आप भले से चाहे पढ़ के देख लो, लेकिन वो जो आप पढ़ोगे, आप भले से चाहे 10 एग्जाम्पल पढ़ लो, क्वेश्चन तो फिर भी हो सकता है कि 11वां ही आए, आपको नहीं पता ना कौन सा पर्टिकुलरली आएगा। और इसमें कोई सेट फॉर्मूला या कुछ है नहीं जो मैं आपको समझा सकूं। 17 और 18, 17 और 18 एम्बिगुअस सेंटेंस स्ट्रक्चर और डिफरिंग एक्सेंट, ओके। देखो 17 में क्या हो रहा है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सेंटेंस को अलग तरीके से घुमा फिरा के बोला जा रहा है। मतलब किसी ने काम सही किया है, मान लो हम बोले आज तो काम सही कर लिया, इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा काम गलत करता है। सेंटेंस को हम इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि एक्चुअल मतलब उसका गलत है, एक्चुअल मतलब कुछ और है उसका, ठीक है। ये होता है एम्बिगुअस सेंटेंस स्ट्रक्चर। और डिफरिंग एक्सेंट, इसका मतलब कि हम जो बात कहते हैं अलग अलग एक्सेंट के साथ उसका मतलब अलग अलग होता है। अलग अलग एक्सेंट, एक्सेंट क्या होता है? आपके बोलने का तरीका। अलग अलग एक्सेंट के साथ जो आप बात कहते हो उसका मतलब अलग अलग होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 17th एंड 18th। 7 और 8, 7 तो ठीक है। 7 बैंड वैगन फैलेसी, मतलब सब लोग कर रहे हैं इसलिए आप भी कर लो, इस तरह की जो बात कही जाती है वो क्या हो जाती है? बैंड वैगन फैलेसी। इसमें और कोई चीज है ही नहीं, मतलब आप क्वेश्चन करोगे ना इसमें यही मिलेगा कि भाई पड़ोसी ये कर रहे हैं इसलिए आप भी कर लो, इस तरह की बात कही जाती है यहाँ, कि पड़ोसी कर रहे हैं भाई सब लोग यही करते हैं इसलिए कर लो, इसी तरह की बात कही जाती है।
और कौन सा है? एट्थ। एट्थ है अपील टू अथॉरिटी, यानी आप पर्टिकुलरली किसी ऐसी अथॉरिटी का यूज कर रहे हो इसमें जो ऑल दो अथॉरिटी है, लेकिन पर्टिकुलर चीज में उस अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप उसको कोर्ट कर रहे हो। ये होता है अपील टू अथॉरिटी फॉर एनी डिसीजन इट मे बी। इसमें एक और बताता हूँ मैं आपको, एक और फैलेसी है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। कौन सी? 20। लो 20 का नंबर पूरा हो गया। ये भी मैंने देखी हुई है क्वेश्चन में। 2Q फैलेसी, है ना? मतलब U2, U2 मतलब जैसे पिताजी बोले तू शराब पीता है, बोले आप क्यों पीते हो? तू सिगरेट पीता है, आप क्यों पीते हो? तू चिल्लाता है, तो आप क्यों करते हो? इस तरह का कि सामने वाले के ऊपर भी सवाल देना, सवाल के बदले सवाल, जवाब नहीं है, सिर्फ सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले सवाल, है ना? कि मतलब तुम ये काम क्यों करते हो, तो सामने वाला क्या बोले कि आप भी तो करते हो। इस तरह की फैलेसी क्या है? 2Q फैलेसी। प्लूरियम वाला बता दिया अभी, प्लूरियम वाला कौन सा है? प्लूरियम पेटिशियो प्रिंसिपी, बेगिंग द क्वेश्चन। हाँ मतलब आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हो, कुछ प्रिमाइस सेट कर रहे हो, उसके अंदर ही आपने कंक्लूजन छुपा दिया है। इस तरह की चीज है यहाँ पे। गलत गलत एक तरीके से आपने प्रिमाइस दिया है, उसके बेस पे आप कंक्लूजन निकाल रहे हो। असल में वो प्रिमाइस ही एक तरीके से गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रिमाइस कौन सा गलत है? अबॉर्शन इज मर्डर, अबॉर्शन इज नॉट मर्डर। ठीक है, ये इस तरह की फैलेसी है। अच्छा, ये प्लूरियम इंटरव्यू, हाँ तो इसमें तो मैंने यही बताना है। देखो, ये दोनों आपस में एक जैसे सही है। एक तरीके से मैं बताऊं, देखो कि अगर ये सेकंड फैलेसी है ना, अगर ये सेकंड फैलेसी है, तो ये हमारी थर्ड फैलेसी। इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि थर्ड फैलेसी जो है कि क्वेश्चन को गलत तरीके से हमने पूछा कि भाई किसी मान लो नेता की हमको बड़ाई करनी है, ठीक है, और मैं जाके उससे सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं उससे जाके क्या पूछूंगा? भाई आखिर आपने इतना क्या ही दिमाग लगाया कि आपके स्टेट में भयंकर डेवलपमेंट हो गया? तो अब इस क्वेश्चन में एक बात छुपी भी है कि आपने अपने स्टेट में डेवलपमेंट कर दिया। सीधी सीधी बात यहां से समझ में आ रही है ना? बल्कि ये पूछना चाहिए सवाल कि बताओ आपने इस अपने स्टेट में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया। लेकिन ये ना पूछ के, अगर मैं थोड़ा बेकाऊ रिपोर्टर हूं, तो मैं क्या जाके पूछूंगा कि आप तो ये बताओ कि आपने इतना क्या दिमाग लगाया कि इतना गजब का डेवलपमेंट हुआ है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट किया है मैंने, उसके अंदर कोई ना कोई कंक्लूजन छुपा हुआ है ना? ये चीज है यहाँ पे। और ये चीज इसके अंदर भी आ जाएगी, पेटिशियो प्रिंसिपी, कि कोई चीज इस तरीके से कही गई है, पूछी गई है कि उससे एक कंक्लूजन ऑलरेडी निकल रहा है। ये चीज सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। लेकिन ये जो सेकंड में चीज है कि प्रिमाइस को इस तरीके से सेटअप किया गया है, वो थर्ड का पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी जो है बेगिंग द क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन बेगिंग द क्वेश्चन में और भी अलग चीजें आ सकती है। अब आया समझ में? राधा जी, जैसे हम क्विज बनाते हैं ना, तो मेरे का मतलब वो टारगेट रहता है कि 2-3 क्वेश्चन मैं थोड़े डिफिकल्ट डालूंगा ही, कि जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले। कुछ नॉर्मल से भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे, है ना? तो वो सब देख के ही किया जाता है। एग्जाम में भी आपको 50 में से 50 क्वेश्चन नहीं लाने, 40 से 45 ले आओगे, मोर देन सफिशियंट है।
तो कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी ऐसे डालने ही है, अदरवाइज तो फिर आपको सीखने को क्या मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस तो गलत होंगे ही। सेकंड का कोई और एग्जांपल। सेकंड का कोई और एग्जांपल क्वेश्चन के उसमें बताऊं या प्रीमाइस के उसमें। क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊं या प्रीमाइस की फॉर्म में, मतलब ये पूरे आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में बताऊं। क्वेश्चन की ही फॉर्म में। देखो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं जो भी बताऊंगा वो सेकंड और थर्ड दोनों का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे अभी हमने एक बात करी कि देखो, तो वो तो दोनों पेपर में क्विज ऐसे ही बनाए जाते हैं। कुछ हार्ड भी होंगे कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, ऐसे दोनों पेपर में होते हैं। चलो हम क्वेश्चन की सेकंड इसकी फैलेसी की बात कर रहे थे। तो सेकंड फैलेसी में देखिए, चीज ऐसी होगी कि क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है। मान लीजिए कि हमें किसी को फंसाना है जबरदस्ती, तो हम उससे जाके क्या पूछेंगे कि बताओ तुमने ये काम करना कब बंद किया, तुमने ये काम करना कब बंद किया, एक कोई क्रिमिनल है तुमने उससे मिलना कब बंद किया, इस तरह की चीजें पूछी जाएगी। अच्छा प्रिमाइस में बताना है, ओके प्रिमाइस में बताना है। तो प्रिमाइस में देखो, हम्म, ऐसे बोल सकते हैं कि भाई, हाँ ये मान लो कि पहले बोला जाता है कि भाई झूठ बोलना पाप है। ठीक है ये बात सही है। फिर बोला जाता है कि तुम्हें पता नहीं था लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा तुमने बताया जो कि गलत था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे से पूछा गया है कि भाई ये चीज कोई ये काम किसने किया, मैंने बोला राहुल ने किया, और मुझे एक्चुअल में यही पता है कि राहुल ने किया, लेकिन राहुल ने नहीं वो किया है, रमेश ने किया है। ठीक है, तो बोलेंगे कि भाई झूठ बोलना पाप है, बिल्कुल सही पाप है। तुम्हें नहीं पता था इस चक्कर में तुमने गलत बताया जो मैंने पूछा, लेकिन तुमने गलत तो बताया। ठीक है, इसका मतलब तुमने पाप किया है। इस तरह की चीज। भाई सेकंड प्रीमाइस यहाँ पे गलत हो गया ना। भाई झूठ बोलने का क्या मतलब है कि कोई चीज मुझे पता हो और फिर मैंने गलत बताई हो। लेकिन अब जब मुझे जो गलत है वही मुझे पता है, ठीक है, मेरे सामने उस चीज को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि मेरे सामने इसी तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है कि वो काम रमेश ने नहीं, राहुल ने नहीं, रमेश ने किया है ना। आंखों देखी गवाह ने ये बताया कि गाड़ी कोई और चला रहा था, है ना। मेरे सामने इसी तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया कि गाड़ी कोई और चला रहा था। अब गाड़ी एक्चुअल में कौन चला रहा था, हो सकता है कोई और चला रहा हो, मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो मैं तो ये देखा कि भाई गाड़ी मेरे सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि गाड़ी कोई और चला रहा था, तो मैंने यही कहा कोई और चला रहा था। ये हो गया चश्मदीद गवाह। क्या उसने गवाही गलत दी? बिल्कुल नहीं। उसको तो जो दिखाया गया वो उसने बोला। ठीक है, जैसे मान लो अ, कोई चोरी करने गया, नकाब लगा के गया, किसी और की शक्ल का। ठीक है, तो उससे पूछा गया बताओ किसने चोरी करी। अब जिसकी शक्ल का मास्क लगा रखा है उसने वो बोल दिया, तो उसने कोई झूठ थोड़ी बोला। ठीक है, इस तरह की चीज यहाँ पे होगी। और उसको बोला जा रहा है कि नहीं तुमने झूठ बोला, झूठ बोलना पाप है, तुमने तो पाप किया है। आया थोड़ा बहुत समझ में या नहीं आया?
ठीक है, थोड़ा आ गया, थोड़ा बाकी के क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएगा, है ना। चलो, तो अभी क्लास एंड करते हैं। वैसे भी हम आज तो काफी लेट हो गए हैं, मेरा भी ध्यान नहीं गया। चलिए, और किसी का कोई डाउट बचा हो तो व्हाट्सएप पे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, लेट्स एंड दिस क्लास। थैंक यू।